नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चंद्र गहना से लौटती बेर। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्र गहना से लौटती बेर। बेर यानी खाने वाला बेर, फल होता है वो बेर नहीं है। यहाँ पर है चंद्र गहना से लौटती बार, यानी कवि चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। और लौटते समय जो कवि ने प्रकृति का जो सुंदर दृश्य देखा है, उस दृश्य का वर्णन कवि ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कवि ने यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अपनी व्याख्या शुरू करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कह रहा है कि अब मैं चंद्र गहना नामक स्थान से लौट आया हूँ और एक खेत की एक मेड़ पर अकेला बैठकर प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। जो चने का जो छोटा सा पौधा है उस पर गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। तो कवि कह रहा है कि एक बीते के बराबर, बीता यानी एक ब्लस्त होती है जो अपनी कनिष्ठा उंगली से और हाथ के अंगूठे तक की जो नाप होती है, यानी वो होती है 22.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो कवि कह रहा है कि एक बीते के बराबर जो हरा ठिगना चना है, यानी हरा ठिगना यानी नाटा, जो नाटे कद का जो चना है वो अपने शीश पर गुलाबी रंग का साफा बांध करके सज धज कर खड़ा हुआ है। यानी कवि कह रहा है कि जो हरे रंग का ठिगना चना है वो अपने शीश पर कैसा लग रहा है कि जैसे उसने गुलाबी रंग का साफा अपने शीश पर बांध रखा हो, और गुलाबी रंग का साफा अपने शीश पर बांध करके वो सज धज कर खड़ा हो। अगली पंक्तियां देखते हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। हटीली, उसको हटीली यानी जिद्दी। अलसी को हटीली क्यों कहा गया है? क्योंकि अलसी को उगाया नहीं जाता, वो अपने आप उगाती है बीच में, फसल के बीच में, क्योंकि उसे खरपतवार के रूप में जाना जाता है। तो कवि कह रहा है कि पास में, यानी चने के फसल के पास में ही जो अलसी है वो उग आई है। और अलसी का पौधा कैसा होता है? बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है, जो जरा सी हवा चलने पर धरती में झुक जाता है, नव जाता है। तो कवि कह रहा है कि बीच में अलसी उगाई है। और अलसी कैसी है? देह की पतली, यानी शरीर की दुबली पतली है और कमर की लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, जो अलसी के फूल हैं वो कैसे हैं? वो नीले रंग के हैं, यानी उसके सिर पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। और अलसी कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। वो कह रही है कि जो मेरे बालों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, नीले रंग के फूल लगे हुए हैं, जो भी इनको आकर छुएगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी, यानी उसे अपना दिल दे दूंगी। दिल देने का और हृदय देने का मतलब है कि मैं उसी को अपना सर्वस्व दे दूंगी। यहाँ पर कवि ने अलसी का और चने के पौधे का मानवीकरण किया है। आगे देखते हैं, कवि बहुत ही सुंदर तरीके से सरसों के पौधे का भी मानवीकरण करेंगे। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। कवि कह रहा है कि सरसों की तो बात मत पूछो, हो गई है सबसे सयानी। सयानी यानी बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, अर्थात वो पक गई है, यानी फसल उसकी कटने लायक हो गई है। तो कवि कह रहा है कि सरसों की तो बात मत पूछो, सरसों तो सबसे सयानी हो गई है, यानी पक गई है फसल। ऐसा लग रहा है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। जो सरसों की फसल है वो, उसके फूल हैं, पीले पीले फूल हैं, वो वातावरण में फैले हुए हैं, जो वातावरण पूरा पूरा पीला पीला हो गया है। तो उससे कैसा लग रहा है कि सरसों सयानी हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि सरसों ने स्वयं अपने हाथ पीले कर लिए हों। ब्याह मंडप में पधारी फाग गाता मास फागुन।
और कवि कह रहा है कि उसने हाथ अपने पीले कर लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो प्रकृति के ब्याह मंडप में स्वयं ही आ चुकी है, यानी स्वयं पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन, जो फागुन का महीना है यानी मार्च का महीना है। फाग यानी फाग के गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं जो फागुन के महीने में गाए जाते हैं, होली के गीत। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फागुन का महीना भी फाग गाता हुआ आ गया है। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना भी फाग गाता हुआ वहाँ पर आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कह रहा है कि इस सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों सयानी हो गई है, वो ब्याह मंडप में पधार गई है, और फाग गाता हुआ भी जो फागुन का महीना है वो फाग गाता हुआ आ गया है। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वयंवर हो रहा हो। जैसे चने के पौधे ने गुलाबी रंग का साफा अपने शीश पर बांध रखा है, वो सज धज कर खड़ा है, और अलसी भी यहाँ पे अपना हृदय दान करने के लिए कह रही है। सरसों भी सयानी हो गई है और ब्याह मंडप में पधार चुकी है। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा हो, प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है, और इस वातावरण में जो फूल है वो चारों तरफ हिल रहे हैं, हवा से हिल रहे हैं, वातावरण सुंदर हो रहा है। तो कैसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति अपना अनुराग यानी प्रेममयी, करुणामयी, कह रहा है कवि कि जैसे प्रकृति अपना अनुरागमयी आंचल यानी प्रकृति अपना प्रेममयी आंचल हिला रही हो। इस सब को देखकर कैसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति अपना प्रेममयी आंचल हिला रही हो। अगली पंक्तियां देखेंगे। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कह रहा है कि इस विजन में यानी इस निर्जन स्थान पर दूर व्यापारिक नगर से, जो व्यापारिक नगर हैं, जो शहर हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम पनपता हुआ इस निर्जन भूमि पर दिख रहा है। अर्थात कवि कह रहा है कि इस निर्जन स्थान पर कवि शहरों से ज़्यादा प्रेम पनपता हुआ देख रहा है कि इस निर्जन स्थान पर शहरों की अपेक्षा प्रेम ज़्यादा उपजता है, यानी प्रेम अधिक पनपता है। और पैरों के तले है एक पोखर, उसमें उठ रही इसमें लहरियाँ। कवि कह रहा है कि पैरों के तले यानी नीचे की तरफ एक पोखर है, यानी तालाब है, जिसमें लहरियाँ उठ रही हैं। आपने देखा होगा जब तालाब में कंकड़ मारते हैं तो लहरियाँ उठती हैं। तो कवि कह रहा है कि नीचे की तरफ जो तालाब है उसमें लहरियाँ उठ रही हैं। नील तल में जो उगी घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। कवि कह रहा है कि जो नीले तल में जो भूरी भूरी घास उगी है, जो पानी के नीचे जो तल है, जो भूरी भूरी घास उगी है, उसमें वो भी लहरियाँ ले रही है, यानी पानी के बहाव से वो भी हिल रही है, वो भी लहरियाँ ले रही है। तो कवि कह रहा है कि नीले तल में जो भूरी भूरी घास उगी हुई है वो भी लहरियाँ ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा आँखों को है चकमकाता। आपने देखा होगा शाम को तालाब में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो दूर तक जो प्रकाश है वो फैल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उस जल में यानी उस तालाब के जल में एक चांदी का चमकता हुआ खंबा लेट रहा हो। आपने देखा होगा जल में ऐसे दूर दूर तक किरणें फैली होती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चांदी का खंबा लेट रहा हो। कवि कह रहा है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। उस तालाब में जो सूरज के प्रकाश से जो खंबे जैसा आकार बन रहा है वो आंखों को चकमका रहा है, यानी आंखें उससे चौंधी आ जाती हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उस तालाब के किनारे जो पत्थर हैं, आपने देखा होगा तालाब है उसमें जो पत्थर लगे हैं किनारे पर, है ना, इस तरीके से पत्थर लगे हुए होते हैं। तो कवि कह रहा है कि उस तालाब पर, उस तालाब के किनारे जो पत्थर लगे हुए हैं वो चुपचाप पानी पी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो तालाब के किनारे जो पत्थर हैं वो चुपचाप पानी पी रहे हैं, और ऐसा लगता है कि न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। इस पत्थर जो है आधे पानी में है और आधे बाहर है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्थर पानी पी रहे हो और पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और कवि कह रहा है कि जो बगुला है उस तालाब के जल में, जो पोखर के किनारे
जो जल है, तो कवि कह रहा है कि जो पोखर के जल में यानी तालाब के जल में बगुला चुपचाप अपनी टांगें डुबो करके खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वो अपना ध्यान कर रहा हो यानी मेडिटेशन कर रहा हो। तो उस तालाब में बगुला चुपचाप अपनी टांगें डुबाए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन यानी मछली, तो देखते ही मीन चंचल यानी जैसे ही वो किसी चंचल मछली को देखता है तो तुरंत अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। कवि कह रहा है कि तालाब के जल में बगुला टांग पर खड़ा होकर ध्यान मुद्रा में खड़ा है और जैसे ही उसे पता चलता है, जैसे ही उसे महसूस होता है कि मीन चंचल यानी चंचल मछली आ गई है उसके पैरों तले, जैसे ही वो उसकी आभास होता है उसको, तो वो अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है और क्या करता है, वो चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और चट से वो अपनी चोंच में उस मछली को पकड़ लेता है और अपने गले में डाल लेता है यानी उसको वो निगल जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। कवि कहता है ये काले माथे वाली चिड़िया है, इसका माथा काला है और थोड़ी धब्बे से होते हैं उसकी गर्दन पर, वो पानी के ऊपर उड़ती रहती है और मछलियाँ भी खाती है। तो कवि कह रहा है कि एक काले माथे वाली यानी काले सर वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत यानी सफ़ेद, अपने सफ़ेद पंखों को फैला करके वो उड़ रही है। यानी काले सर वाली चालाक चिड़िया, कौन सी चालाक चिड़िया है, जो मछलियाँ खाती है, तो काले सर वाली चालाक चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों के झपट्टे से वो जल के हृदय पर टूट पड़ती है। क्या करती है, वो सफ़ेद पंख फैलाकर वो जल के हृदय पर टूट पड़ती है। यानी काले माथे वाली चतुर चिड़िया यानी काले सर वाली एक चतुर चिड़िया है, वो अपने सफ़ेद पंखों को फैलाकर झपाटे मारकर जल के सीने पर टूट पड़ती है। और क्यों टूटती है, क्योंकि उसे मछलियाँ पकड़नी है ना। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और वो जब श्वेत पंख यानी सफ़ेद पंख फैलाकर उस जल के हृदय पर टूट पड़ती है, एक उजली यानी सफ़ेद, एक सफ़ेद चतुर मछली को पकड़कर अपनी पीली चोंच में दबा करके वो दूर आकाश में उड़ जाती है। जो सफ़ेद पंख वाली, जो काले माथे वाली चिड़िया है, चतुर चिड़िया है, वो सफ़ेद पंख फैलाकर झपाटे मारकर उस जल के सीने पर टूट पड़ती है और एक सफ़ेद चतुर मछली को अपनी चोंच में दबाकर, कैसी चोंच है उसकी, पीली, अपनी पीली चोंच में दबाकर वो दूर आकाश में उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है, दूर आकाश में उड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। बाकी की जो बची व्याख्या है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी आज हमने भाग 1 पढ़ा, अगली वीडियो में इसका हम भाग 2 लेकर आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम इसके अगले भाग में जिसमें हम इसकी बची हुई व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।